तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जॉन डीवी और उनकी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी। बिल्कुल। और इस पहले पेज से ही हम आज के पूरे टॉपिक का एक तरह से सार समझने वाले हैं। हाँ, तो इस स्लाइड पर हम क्या सीखने वाले हैं? हम ये समझेंगे कि जॉन डीवी कौन थे और उनकी प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मूल विचार क्या है। जी, आप सब अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं। बाईं ओर की तस्वीर देखिए। ये एक ट्रेडिशनल मतलब एक टिपिकल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। टीचर लेक्चर दे रहे हैं और सारे छात्र बस चुपचाप सुन रहे हैं। एग्जैक्टली। और अब दाईं ओर की तस्वीर देखिए। यहाँ बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। माहौल काफी अलग है ना? हाँ, ये एक मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लग रहा है और यही जॉन डीवी के विचारों का मतलब केंद्र है। सही। और सबसे नीचे एक बहुत जरूरी कोट दिया है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा भविष्य के लिए सिर्फ एक तैयारी नहीं है, ये तो वर्तमान में जीने की, अनुभव करने की एक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि ये किसने कहा। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। बिल्कुल। चलिए अब इसी विचार को और गहराई से समझने के लिए अगले पेज पर पारंपरिक और प्रगतिशील शिक्षा की तुलना करते हैं। ठीक है, तो इस पेज पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना देखने वाले हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बीच का अंतर। हाँ, और यहाँ से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। इस स्लाइड का मेन फोकस यही है कि हम इस अंतर को ठीक से समझें। तो आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें दो कॉलम हैं। बाईं ओर शिक्षक केंद्रित और दाईं ओर बाल केंद्रित शिक्षा के लक्षण हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, केंद्र बिंदु। शिक्षक केंद्रित में फोकस शिक्षक पर है और बाल केंद्रित में फोकस विद्यार्थी या बालक पर है। मतलब पूरी शिक्षा का केंद्र ही बदल गया। अगला पॉइंट है शिक्षण विधि। पारंपरिक तरीके में लेक्चर बेस्ड और रटंत विद्या यानी रोट लर्निंग पर जोर है, जबकि प्रोग्रेसिव तरीके में एक्टिविटी बेस्ड मतलब गतिविधि आधारित और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर है। ये दोनों टर्म्स, रटंत विद्या और करके सीखना, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर आता है अनुशासन। पारंपरिक में कठोर और दंडात्मक, और बाल केंद्रित में स्व अनुशासन और लोकतांत्रिक मतलब बच्चे खुद नियम बनाने में हिस्सा लेते हैं। और आखिरी पॉइंट, छात्र की भूमिका। पैसिव लिसनर बनाम एक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा, वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इस टेबल से एमपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल। वे आपको 4 कथन देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का लक्षण नहीं है, तो इसे ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, अब जब हमने ये अंतर समझ लिया है तो चलिए अगले पेज पर डीवी के अनुसार शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। जरूर। इस स्लाइड का मुख्य फोकस ये है कि हम जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का असली मतलब समझें। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक सर्कुलर डायग्राम दिख रहा है। हाँ, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। देखिए, जीवन मतलब लाइफ हमें अनुभव यानी एक्सपीरियंस देता है, और शिक्षा के माध्यम से हम इन अनुभवों का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे हमारा जीवन और बेहतर बनता है और ये चक्र चलता रहता है। एग्जैक्टली। और बीच में जो कोट है वो इसी बात को कहता है, शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। इसका मतलब शिक्षा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। ये हमारी जन्मजात शक्तियों को सामाजिक माहौल में विकसित करती है। और तीसरा, जीवन ही शिक्षा है। मतलब वही बात कि शिक्षा भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए है। सही। इस दार्शनिक आधार के बाद अब हम व्यावहारिक रूप से समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। चलिए अगले पेज पर। ठीक है, तो इस पेज में हम विस्तार से समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आखिर है क्या। हाँ, और इसे समझने के लिए हम एक सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम की एनालॉजी का उपयोग करेंगे। इस स्लाइड का यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इस चित्र में बालक को सूर्य की जगह रखा गया है। और शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय, ये सब ग्रहों की तरह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी शिक्षा प्रणाली बच्चे को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल।
और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे का स्वाभाविक विकास या नेचुरल डेवलपमेंट करना। नीचे 3 आइकॉन्स भी हैं, स्वतंत्रता, रुचि और क्षमता। हाँ, इसका मतलब है कि शिक्षा बच्चे की स्वतंत्रता, उसकी रुचि और उसकी क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। हमें उस पर कुछ थोपना नहीं है। यहाँ 2 विचारकों का भी जिक्र है। जी। जॉन डीवी, जिनका कहना था कि शिक्षा बच्चे के अनुभवों, रुचियों और समस्याओं से शुरू होनी चाहिए। और दूसरे हैं रूसो। रूसो कहते थे कि शिक्षा बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार होनी चाहिए, मतलब जैसा बच्चा है उसे वैसा ही विकसित होने दो। ठीक है। अब बाल केंद्रित शिक्षा के पीछे की दार्शनिक विचारधारा को समझते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। जरूर। अब हम प्रगतिशील शिक्षा को उसकी दार्शनिक जड़ यानी प्रयोजनवाद या प्रैग्मैटिज्म से जोड़कर समझेंगे। ये एक टेक्निकल शब्द है, पर मैं इसे आसान बना दूंगा। तो इस पेज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है, प्रयोजनवाद को समझना। हाँ, तो प्रयोजनवाद का सीधा सा मतलब है कि विचार तभी तक सत्य हैं जब तक वे व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक टूल के रूप में काम करते हैं। मतलब कोई भी आइडिया परमानेंट नहीं है। इसमें सत्य को परिवर्तनशील माना जाता है। जो आज काम कर रहा है वो सच है, जो कल काम नहीं करेगा उसे बदल देंगे। और इसका क्लासरूम से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि क्लासरूम का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो। अच्छा, और यहाँ सामाजिक कुशलता का भी जिक्र है। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक कुशलता विकसित करना है ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। इसीलिए अंतिम पंक्ति में लिखा है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है और आप परीक्षा निकालना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। ठीक है, तो इस विचारधारा के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए? चलिए अगले पेज पर देखते हैं। चलिए, इस पेज पर हम चर्चा करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम कैसे बनाना चाहिए। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। तो इस पेज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है करिकुलम डिजाइन के प्रिंसिपल्स को समझना। हाँ, पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, मतलब विषय ऐसे होने चाहिए जो जीवन की समस्याओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को हल करने में मदद करें। होस न्यू, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जैक्टली। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चे की 4 स्वाभाविक रुचियों पर आधारित हो: बातचीत, खोज, रचना और कलात्मक अभिव्यक्ति। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब पाठ्यक्रम पैसिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल हों। और नीचे एक नोट भी है, विषयों का सहसंबंध। हाँ, कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे इतिहास पढ़ाते हुए भूगोल भी समझाना। सही बात है। पाठ्यक्रम तो बन गया, लेकिन इसे पढ़ाने के तरीके क्या होंगे? चलिए शिक्षण विधियों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड का फोकस टीचिंग मेथड्स पर है, जिसका मूल सिद्धांत है करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। तो हम यहाँ सीखने के तरीकों के बारे में जानेंगे। हाँ, मुख्य अवधारणा है हस्तपरक गतिविधियां, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि वस्तुओं के साथ प्रयोग करके सबसे बेहतर सीखते हैं। दाईं ओर कुछ विधियों की सूची है। जी, जैसे प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे किसी खेत या म्यूजियम में ले जाना। खेल विधि, प्ले मेथड। और खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। ये सभी विधियां एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देती हैं ना? हाँ बिल्कुल। बच्चा इनमें पैसिव नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इन्हीं विधियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है योजना विधि। आइए उसे विस्तार से समझते हैं। जरूर। इस पेज में हम एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण शिक्षण विधि को समझेंगे, जिसका नाम है योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। और इस पेज का यही हमारा सीखने का उद्देश्य है। सीटेट और बाकी शिक्षक परीक्षाओं में इससे हर साल प्रश्न आता है। बिल्कुल आता है। इसकी मूल अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी, लेकिन इसका प्रतिपादन उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने किया। ये दोनों नाम परीक्षा के लिए याद रखने जरूरी हैं। अच्छा, तो आइडिया डीवी का था पर मेथड किलपैट्रिक ने बनाया। सही। और इसकी परिभाषा है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूरी संलग्नता के साथ किया जाता है। आरेख में इसके 4 चरण दिए गए हैं। हाँ। पहला है समस्या, प्रॉब्लम,
मतलब बच्चों के सामने एक असल जिंदगी की समस्या रखना। फिर दूसरा चरण है योजना, प्लानिंग। छात्रों से हल करने की योजना बनाते हैं। तीसरा है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, मतलब योजना को लागू करना। और चौथा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, यानी परिणाम का मूल्यांकन करना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बहुत ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सक्रिय कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। चलिए अगले पेज पर जानते हैं। ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? इस स्लाइड से हम सीखेंगे कि शिक्षक एक तानाशाह नहीं बल्कि एक सुविधादाता होता है। और ये शब्द सुविधादाता या फैसिलिटेटर सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए एक कीवर्ड है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ शिक्षक की 3 भूमिकाएं बताई गई हैं। पहली है निरीक्षक, ऑब्जर्वर। हाँ, मतलब शिक्षक बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को पहचानता है, उन्हें बस ध्यान से देखकर। दूसरी भूमिका है पर्यावरण निर्माता, एनवायरनमेंट बिल्डर। मतलब वो सीखने के लिए उचित वातावरण और संसाधन तैयार करता है। और तीसरी मित्र और दार्शनिक, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। बिल्कुल, वो समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है, लेकिन उत्तर थोपता नहीं है। वो बच्चों को खुद सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षक एक गाइड की तरह है। एकदम सही। अब जब हमने शिक्षक की भूमिका समझ ली है, तो देखते हैं कि डीवी के अनुसार एक विद्यालय कैसा होना चाहिए। चलिए, इस पेज पर हम डीवी की विद्यालय की अवधारणा को समझेंगे। हाँ, और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये समझना कि विद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समाज का लघु रूप है, मिनिएचर सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विद्यालय को समाज से अलग थलग नहीं होना चाहिए। ये समाज का ही एक छोटा रूप है जहां बच्चे असल जिंदगी जीना सीखते हैं। और सामाजिक अनुशासन? जब कार्य सामाजिक और सहयोगी ढंग से किया जाता है तो अनुशासन अपने आप उत्पन्न होता है। उसे बाहर से थोपने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विद्यालय का असली लक्ष्य क्या है? नागरिकता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। विद्यालय वो जगह है जहां बच्चे एक अच्छा, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक नागरिक बनना सीखते हैं। वाह, तो क्या ये विचार आज भी भारत में प्रासंगिक है? अगली स्लाइड में देखते हैं। बिल्कुल। इस पेज से हम जॉन डीवी के विचारों का संबंध भारत के 2 महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों से देखेंगे, आरटीई 2009 और एनईपी 2020। तो हम यहाँ इन विचारों की मॉडर्न रेलेवेंस को समझने वाले हैं। हाँ, पहले आरटीई 2009 की बात करते हैं। इसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को कानूनी रूप दिया। बिल्कुल। और अब एनईपी 2020 को देखिए, ये शिक्षक को सुविधादाता के रूप में देखती है और रटंत विद्या को समाप्त कर प्रयोगात्मक अधिगम मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देती है। ये तो सीधे सीधे डीवी के विचार हैं। हाँ, एकदम। और नीचे एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। सर्व शिक्षा अभियान जो 2000-2001 में आया था, वो भी इसी दिशा में कदम था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए अब इस विषय से जुड़ी एक आम भ्रांति को दूर करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करेंगे जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में है। हाँ, इस स्लाइड का उद्देश्य यही है। भ्रांति, मिसकंसेप्शन ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों को पूर्ण मनमानी की छूट देना है कि बच्चे जो चाहे करे, क्लास में शोर मचाए। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है। सत्य, ट्रूथ ये है कि इसका सही अर्थ है सक्रिय भागीदारी और आत्मानुशासन। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। यहाँ एक प्रश्न भी है, शिक्षक का सर्वाधिक महत्व किसमें है? और इसका सही उत्तर है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। सिर्फ ज्ञान देना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत। चल, अब तक जो भी हमने सीखा है उसका सार संक्षेप देखते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे 5 मुख्य बिंदुओं में जल्दी से दोहराते हैं। हाँ, ये आपके अंतिम रिवीजन के लिए एकदम सही है। इस पेज का उद्देश्य क्विक रिवीजन है। पहला पॉइंट है शिक्षा जीवन है, तैयारी नहीं। दूसरा, शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित हो, लर्निंग बाय डूइंग। तीसरा, शिक्षक एक सुविधादाता है, फैसिलिटेटर। चौथा, पाठ्यक्रम छात्र की रुचि, क्षमता और अनुभव पर आधारित हो। और 5वां, विद्यालय एक लघु समाज है, अ मिनिएचर सोसाइटी। ये 5 बिंदु जॉन डीवी की पूरी फिलॉसफी का सार हैं। बिल्कुल। अब इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष देखते हैं। जी, इस अंतिम कंटेंट स्लाइड में हम जॉन डीवी के एक शक्तिशाली उद्धरण के साथ इस विषय को समाप्त करेंगे। तो यहाँ हम पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ,
मुख्य उद्धरण है, शिक्षा सामाजिक प्रगति और सुधार का मौलिक तरीका है। एजुकेशन इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। इसका मतलब है कि अगर समाज को बेहतर बनाना है तो उसका रास्ता अच्छी शिक्षा से ही होकर जाता है। और अंतिम विचार ये है कि जॉन डीवी के विचारधारा आज भी हमारी आधुनिक कक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्यों और नई शिक्षा नीति में जीवित है। बिल्कुल, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। चलिए, अंत में आइए उन स्रोतों पर एक नजर डालें जहां से ये जानकारी ली गई है। हाँ, ये हमारी आखिरी स्लाइड है। यहाँ पर वे स्रोत दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया गया है। तो अगर कोई और अधिक पढ़ना चाहता है तो इन स्रोतों को देख सकता है। जी, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको जॉन डीवी के विचार अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।